असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। वीडियो में बोलता हुआ शख्स शर्जील इमाम है। इस वीडियो के बाद, इस स्पीच के बाद उस पर सेडिशन यानी देशद्रोह का चार्ज लग गया। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों शर्जील इमाम पर देशद्रोह का चार्ज लगा, यानी इसकी हकीकत क्या है, और साथ ही शर्जील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम से बात करके जानेंगे कि अब तक उनके केस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और उनकी फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ा है। दोस्तों, जिस 40 सेकंड के वीडियो क्लिप की वजह से शर्जील इमाम पर सेडिशन का चार्ज लगा, एक्चुअली में वो 1 घंटा 1 मिनट और 18 सेकंड का है, जो अब भी शर्जील इमाम के फेसबुक टाइमलाइन पर अवेलेबल है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ऐसे प्रोपेगेट किया कि जैसे शर्जील इमाम असम को भारत से कट करने की और अलग करने की बात कर रहे हैं, जबकि उसी स्पीच में 9th मिनट पर आप देख सकते हैं कि शर्जील इमाम एक चक्का जाम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को क्लियर भी किया कि वो शर्जील इमाम चक्का जाम मॉडल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी का एक सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन में भी ये बात देखी जा सकती है कि शर्जील इमाम चक्का जाम की ही बात कर रहे हैं। 7 दिसंबर 2019 को एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें भी उन्होंने स्पीच देते हुए प्रोटेस्ट का जो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव यूज है उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने चक्का जाम सजेस्ट किया। मिस्टर अपूर्वानंद झा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो लिखते हैं कि शर्जील इमाम किसी हिंसा यानी वायलेंस की बात नहीं कर रहा है, वो प्रोटेस्टर्स को उसके एंगर और गुस्सा को यूज करने के लिए इफेक्टिव और प्रोडक्टिव यूज के लिए कह रहा है, जिसके लिए भारत में हमेशा से चक्का जाम एक पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीका रहा है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने शर्जील इमाम को एक देशद्रोही के तौर पर प्रोजेक्ट किया, उसके सरेंडर को अरेस्ट कहा, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया। मैंने इस संबंध में शर्जील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम से बात की। देखिए, ये सारी जानकारी हमें वो रिपब्लिक टीवी का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ 25 तारीख को, उसके बाद हमें टीवी के माध्यम से ये जानकारी मिला कि डिफरेंट स्टेट्स में इन पर केसेस हुए यूएपी और सेडिशन के धारा के अंतर्गत। तो उसके बाद जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में थी कि मतलब हम अपने लॉयर से कंसल्ट करें और इन केस के बारीकियों को समझें। और सरेंडर तो बेशक हमें करना था, क्योंकि हम गुनाहगार नहीं हैं और ना ही हम कानून से भाग रहे हैं, कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया है हम उसे फॉलो करना चाहते थे। लेकिन जो जिस तरह का माहौल उस वक्त बनाया गया था, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता था कि अगर भाई सरेंडर भी कर देते हैं तो उसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहेगा, सरकार का क्या रवैया रहेगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल हमारे गांव में बनाया गया था, मतलब हजारों की तादाद में पुलिस वाले थे और पूरे के पूरे गांव को एक छावनी में तब्दील कर रखा था। लगभग 1000-2000 मोबाइल फोन ट्रेस पे थे और हमें इस तरह महसूस कराया जा रहा था कि शर्जील इमाम एक पीएचडी स्कॉलर, एक जेएनयू के छात्र नहीं बल्कि एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं। तो इस तरह के माहौल में लोग खौफजदा थे, फैमिली भी परेशान थी। बेशक मैं परेशान था, मेरी माँ परेशान थी, परिवार वाले परेशान थे कि किस तरह सरकार अगर ले भी जाती है तो प्रशासन क्या इनके साथ सलूक करेगा, कोई बदसलूकी तो नहीं करेगा, किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर तो नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के पहले हमने सोचा कि हम अपने वकील से कंसल्ट करें और वकील से कंसल्ट करने के बाद ही हम की जो प्रक्रिया है उसको पालन करेंगे। और रही बात दूसरा सवाल, उसी सवाल में दूसरा पक्ष जो आपका था वो ये था कि सरेंडर के बारे में पुलिस का दावा है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह वो ट्विटर पे पोस्ट किया गया, बजाते गाड़ी में 2 वकीलों के साथ बैठ के एक फोटो खींची जाती है, उसके बाद उसको ट्विटर पे पोस्ट किया जाता है और लिखा जाता है कि मैंने खुद को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और अब से मेरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरेस्ट के बाद इतना ज्यादा स्पेस किस अक्यूज को दिया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप ये खुद समझ सकते हैं कि अगर एक बंदा अरेस्ट हो रहा है तो किन परिस्थिति में अरेस्ट होगा और क्या रिटेलिएशन होता है प्रशासन के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा आफ्टर अरेस्ट। किसी को इतना स्पेस नहीं दिया जाता कि आप फोटो खींचिए, अपने ट्विटर अकाउंट को लॉग इन करिए और उस पर अपडेट करिए। क्या शर्जील इमाम एक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहा है? इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। अफरा तफरी करवाने आएंगे, दंगा करवाने आएंगे, आपको पत्थर नहीं उठाना है, ये बस याद रख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है उसको पकड़ के कोने में करेंगे, उसका हिसाब पुलिस करेगी। समझ रहे? हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, प्रोटेस्ट का बहुत सारा तरीका है, धरना करना, हंगर स्ट्राइक करना, चक्का जाम ही क्यों? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है मणिपुर की इरोम शर्मिला, जिन्होंने 16 साल तक हंगर स्ट्राइक किया,
लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि आज़ाद भारत का शर्जील इमाम पहला शख्स है जिसने चक्का जाम की कॉल दी, तो आपके नॉलेज के लिए बीजेपी ने 2007 में, 2008 में, 2010 में, 2011, 12, 14, 15, 16 और 19 में चक्का जाम की कॉल दी है या चक्का जाम किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने, आरजेडी ने, जेडीयू ने, तकरीबन हर पार्टी ने ऑलमोस्ट किसी न किसी गवर्नमेंट के फेल्योर या डिसीजन के ऊपर चक्का जाम की कॉल दी है या चक्का जाम की है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि इन तमाम प्रोटेस्ट में किसी भी स्टेट का भारत से कनेक्शन नहीं टूटा, तो अगेन आपके नॉलेज के लिए अगस्त 2008 के एंड में श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए एक चक्का जाम किया, यानी रोड ब्लॉक किया, जिससे कई दिन तक कश्मीर का भारत से कनेक्शन टूटा रहा। 38 लोगों की जानें गई, 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। मणिपुर में 2016-17 में एक ज़िला के निर्माण के लिए, यानी एक डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ। यूनाइटेड नागा काउंसिल ने 139 दिन तक NH-37 को ब्लॉक रखा, यानी चक्का जाम किया। इस प्रोटेस्ट की वजह से मणिपुर का रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्शन टूटा रहा। 2016 में जाट रिजर्वेशन आंदोलन हुआ, जिसमें हरियाणा कई दिनों तक बंद रहा। इस प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली का पानी सप्लाई बंद हो गया। वापस इसकी बहाली के लिए आर्मी को, यानी मिलिट्री को बुलाना पड़ा। 34,000 करोड़ का हरियाणा को इस प्रोटेस्ट की वजह से नुकसान हुआ। 30 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। अभी रिसेंटली किसान जो फार्मर बिल आया है, इसकी वजह से कई जगह पे चक्का जाम की जो खबरें आ रही है मीडिया में है। इसके अलावा आज़ाद भारत में ऐसा कई सारा प्रोटेस्ट है जिसमें चक्का जाम हुआ, बाद में वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, लेकिन कहीं भी सेडिशन के चार्ज की खबर नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मिस्टर एम काजू अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) का रेफरेंस के साथ, कि शर्जील इमाम ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसीलिए उन पर से FIR हटना चाहिए। मगर पुलिस ने FIR हटाने के बजाय जो सेडिशन में 90 दिन का टाइम मिला था, उसको पूरे होने से ठीक 2 दिन पहले उन पे UAPA लगा दिया, जिससे 90 और डेज उनको मिल गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि धोनी लास्ट बॉल पे सिंगल ले लें ताकि जो है अगले ओवर में उनके हाथ में स्ट्राइक रहे। FIR हटाने के बजाय, जो पुलिस को चाहिए था कि FIR हटा लेती, लेकिन उसके बजाय उन्होंने बेसिक जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, उसे भी फॉलो नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात, दिल्ली सबसे पहले जो अरेस्ट हो गए वो दिल्ली गए। जब यहाँ से सरेंडर करने के बाद उनकी अरेस्टिंग शो हुई तो वो दिल्ली गए। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद वहां से उन्हें असम ले जाएंगे, क्योंकि असम में भी इन पे UAPA के अंतर्गत केस दर्ज किया हुआ है। तो जिस दिन वो असम गए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ना ही हमारे लीगल काउंसिल को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई। और जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत एटलीस्ट आप फैमिली या लीगल काउंसिल किसी एक को इन्फॉर्म करना, ये मतलब जिम्मेदारी रूल बनती है। है। आप, हाँ, जिम्मेदारी बनती है पुलिस की, प्रशासन की, इस तरह का काम किया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बाद उनके जान को जोखिम में डालकर 30 घंटे एक जनरल ट्रेन में हजारों की तादाद के बीच में उन्हें दिल्ली से असम ले जाया गया, जिसमें उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी होगी। आप समझ सकते हैं कि एक जनरल बॉगी में किस तरह एक इंसान को आप ले जा रहे हैं, जिसके बारे में इतना माहौल आपने बना रखा है कि लोगों के मन में शायद उसके प्रति घृणा हो, क्योंकि ये एक मीडिया ट्रायल के माध्यम से आपने एक अच्छे सीधे साधे इंसान को एक क्रिमिनल बनाने की कोशिश की है। तो और उसके बाद ये दूसरी बार फिर हुआ जब ये यूपी ले जाए गए, तो इस बार भी ना फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, ना काउंसिल को इन्फॉर्म किया गया। मुझे नहीं समझ में आता कि पुलिस वालों को ये रवैया क्यों है और वो क्या चाहते हैं। आसिम अली, जो एक रिसर्चर हैं, वो लिखते हैं कि नॉट कुणाल, द रियल टेस्ट फॉर लिबरल्स इज शर्जील इमाम। इसका मतलब है कि कुणाल कामरा नहीं, शर्जील इमाम लिबरल्स के लिए रियल टेस्ट हैं। वो आगे लिखते हैं कि आपके सिद्धांत का, आपके उसूल का और आपके प्रिंसिपल का उस वक्त टेस्ट होता है जब आप किसी से डिसएग्री करें मगर वो हक पे हो, यानी वो सही हो, तब उसके लिए आपको आवाज़ उठानी हो। आपको याद होगा कुणाल कामरा पर फ्लाइट बैन हुआ था, हर किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन शर्जील इमाम के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग खामोश हैं। शुरू के 2 महीने में बिल्कुल जामिया, AMU या फिर जो शाहीन बाग में जो लोग थे, वो बिल्कुल उनका नाम लेने से डरते थे या उनके बारे में बात करने से कतराते थे। और फिर 3-4 महीने के बाद फिर वही जो नौजवान हैं, जो MU के हैं, जो जामिया के हैं, उन्होंने ट्विटर पे एकदम से ट्रेंडिंग की। पहले उनको मतलब विलेन के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया, चूंकि वो मीडिया ट्रायल था, और उसके बाद उनको एज ए हीरो प्रोजेक्ट किया गया। आप इस चीज को, ये जो चेंज है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात से पूरी तौर पे इत्तेफाक नहीं रखता कि सारे जामिया और एमयू के स्टूडेंट उनके सपोर्ट में नहीं थे, बल्कि अगर वो एमयू गए, भाषण देने गए, तो कुछ लोग तो जरूर होंगे जिन्होंने उन्हें दावत दी, उसके बाद एमयू में उन्होंने भाषण दिया। चाहे वो जामिया की स्पीच रही हो, वो एक लोग
का तबका था, वो एक हिस्सा था वहाँ के जामिया का, जो जिन्होंने शर्जील को बुलाया, शर्जील भाई को, और वहां पे उनको बोला कि आप भी लीड करें इस प्रोटेस्ट को। तो लोग तो पहले भी साथ थे। हाँ, उनकी तादाद कम थी, इस बात से मैं आपके एग्री करता हूँ कि तादाद कम थी। और वजह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस टाइम शर्जील भाई पे केस हुआ, उस टाइम एक माहौल ऐसा बनाया गया लोगों के जहन में कि ये एक बहुत बड़े मतलब क्या कहते हैं, आतंकवादी या फिर बहुत बड़े देशद्रोही को हम अरेस्ट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि कुछ तादाद ऐसी थी जो बिल्कुल खौफजदा हो गई कि अगर हम इनके साथ खड़े होते हैं तो शायद हमें भी नुकसान हो। पहला वो था, और दूसरे लोग वो थे जो कि सोचते थे कि शर्जील इमाम सच में गलत है। और जिस तरह मतलब मीडिया में एक उनके खिलाफ भ्रम फैलाया गया, शायद कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस भ्रम को सच माना। लेकिन जब उनके अरेस्ट के 2-3 महीने हो गए और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और कई ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने शर्जील की मुखालफत की थी स्टार्टिंग पीरियड में, अर्ली स्टेज में, आफ्टर अरेस्ट, तो जी उन लोगों को खुद ये महसूस हुआ कि जो जो बातें शर्जील ने कही थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर सच होती दिख रही हैं। शर्जील साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपने दौर में कि आज मैं अरेस्ट हो रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं ही सिर्फ रहूंगा, लोग और भी उठाए जाएंगे, और ये सिर्फ नाम देख के उठाए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल। नाम के मुसलमान है इसलिए तुम उठाए जाओगे। और ये बात जब नौजवानों तक पहुंची, बुजुर्गों तक पहुंची, लोगों ने ये देखा कि नहीं, सच मायनों में इस बंदे का एक वीडियो को, डॉक्टर वीडियो को आप चला करके जिस तरह से इसको फंसा रहे हैं, उसके बावजूद लोग उठाए जा रहे हैं जो उस वीडियो का हिस्सा नहीं थे। और कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो तो बिल्कुल बेचारे मासूम हैं और जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, उन्हें दिल्ली दंगे में नाम डाल के उठाया जा रहा है। हद तो ये थी कि शर्जील भाई लगभग 28 जनवरी से तिहाड़ जेल में है, और 23 फरवरी को दंगा होता है, उसमें भी शर्जील भाई साहब का हाथ दिखाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि सरकार और जी पुलिस किस बिल्कुल। तरह से काम कर एक रही है। सवाल आपसे और ये जानना चाहूंगा कि बिहार इलेक्शन का टाइम है, शर्जील इमाम भी बिहार से हैं, उसके बाद जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मिरान हैदर है, वो भी अरेस्ट हुए। क्या कोई मुस्लिम बिहार के लीडर या कोई और बिहार के जो लीडर है उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया है या कोई उनकी रिहाई के लिए मुतालबा या डिमांड किया है? देखिए, अभी तक सच मायनों में जो भी शर्जील के सपोर्ट में उतरे हों या और मिरान हैदर के सपोर्ट में उतरे हों, वो लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। मतलब कह लीजिए वो ऐसे लोग हैं जो सच मायनों में कौम के लिए और देश के लिए सोचते हैं, और उन्हें लग रहा है कि हमारे बीच का एक लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा परेशानी में है, क्यों हमारी खातिर परेशानी में है। तो वो लोग तो बाहर आए हैं, लेकिन सच मायनों में ना ही आरजेडी की तरफ से कोई नेता आया है, ना ही वो जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं बिहार के विभिन्न विभिन्न पार्टियों के, सामने कोई अब तक नहीं है, ना मुझसे कांटेक्ट किया। और मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होता कि मिरान हैदर के फैमिली से भी कांटेक्ट किया है, क्योंकि ऐसा मीडिया में कुछ दिखा नहीं है, अब तक किसी ने स्टैंड नहीं लिया एक है। बात और सबसे ये महत्वपूर्ण बताइए, बात यह है। जी। जेएनयू के जो उनके जो कुछ दोस्त होंगे जो साथ में पढ़ने वाले थे, या फिर आईआईटीएन जो उनके एलुमनाई एसोसिएशन से उनके साथ होंगे, उनके तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस, कोई आपको ऐसा सॉलिडेरिटी? देखिए, जेएनयू की जहां तक बात है तो एक ग्रुप है जो कि शर्जील के समर्थन में खड़ा है और जो डे वन से खड़ा है, जैसे। और आईआईटी के साथ भी वही चीज है कि काफी एक अच्छे मतलब नंबर की बात कर रहा हूं मैं, जो शर्जील के सपोर्ट में खड़े हैं फ्रॉम द डे वन। और वो फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सारी चीजों में, और शर्जील के शर्तों पे उनके साथ खड़े हैं आज तक। लेकिन जेएनयू में एक तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं शर्जील से किनारा कशी करना चाहता रहा पहले दिन से। और मैं नहीं जानता कि उसके पीछे क्या उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही, लेकिन जहां शर्जील की बात आती है वो बोलने में डरता भी है। एक तबका ऐसा भी रहा है जेएनयू का। अगर आपको लगता है कि शर्जील इमाम एक रेडिकल मुस्लिम है और एक एक्सट्रीमिस्ट है या फिर हिंदुओं से नफरत करता है, तो शायद आपसे एक सच छुपाई गई। उसने अपने गांव काको जहानाबाद में 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। अब सोचिए कि कोई अपनी निजी ज़मीन, अपनी पर्सनल ज़मीन कैसे मंदिर बनाने के लिए दे सकता है। इसके अलावा 2017 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें इस बात पर वो डिस्कस करते हैं कि विभाजन यानी पार्टीशन से पहले जो हमारे एंसेस्टर थे हिंदू मुसलमान, एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे, जैसे पूजा है, दिवाली है और ईद बकरीद है। वो कहते हैं कि हमें अपने एंसेस्टर से सीखना चाहिए। इसके अलावा शर्जील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम इस बारे में कहते हैं, मतलब अगर सच मायनों में देखा जाए तो जितने शर्जील के अच्छे दोस्त हैं, मतलब चाहे वो आईआईटी के हों चाहे वो स्कूल के हों, मुझे लगता है कि 10-12-15 दोस्त होंगे जो उसके बिल्कुल बेहद करीबी हैं। आईआईटी और स्कूल सारे और जेएनयू के मिला के उसमें से लगता है 2 या 3 मुसलमान हैं। और वो 9 लोग ऐसे हैं, वो 12 लोग ऐसे हैं जो आज भी इस विगत परिस्थिति में भी उसके साथ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उस बंदे के सेकुलर होने पे या मतलब हिंदू विरोधी का जो इल्जाम लग रहा है उस पर कितनी सच्चाई हो सकती है। अब आप सोचिए कि जो आदमी अपनी ज़मीन मंदिर निर्माण के लिए दे रहा हो और जो आदमी ये कह रहा हो कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो रेडिकल हो सकता है क्या?
बड़े बड़े जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स, यूट्यूबर्स और सोशल एक्टिविस्ट जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई या यूँ कहिए कि जानबूझकर खामोश हो गए। शर्जील इमाम ने ऐसे ही लोगों के बारे में बार बार अपनी स्पीच में कहा था कि वो आपके साथ हों, आपके शर्तों पर हों, तभी वो आपके साथ हैं, वरना वो आपकी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए आज वो लोग बिल्कुल खामोश हैं। अभी आप देखें बिहार विधानसभा का इलेक्शन है और शर्जील इमाम, मीरान हैदर बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये आरजेडी, उसके बाद मजलिस और भी बहुत सारी पार्टियां जो मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरते हैं। आप उनसे सवाल पूछें कि आप इस तरह के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके रिहाई के लिए किस तरह की आवाज़ उठाई? क्या गवर्नमेंट से आपने डिमांड की कि उन्हें बाहर निकाला जाए? प्रीति गुलाटी एक रिसर्च स्कॉलर है, बहुत खूबसूरत बात लिखती हैं कि शर्जील इमाम जानता था कि उसे इस हक़ की लड़ाई की क्या सज़ा मिलेगी, क्या पनिशमेंट होगा और कितना सफ़र करना पड़ेगा। और मैंने जितना पढ़ा है और समझा है शर्जील इमाम को, उस हिसाब से मुझे यकीन है कि वो टूट नहीं सकता है और नाउम्मीद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके फैमिली से बात करें, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखें ताकि उनको जस्टिस मिल सके। और दोस्तों, जैसे मीडिया ट्रायल मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, आज शर्जील इमाम का नंबर है, कल आपका नंबर होगा, परसों मेरा नंबर होगा। अगर हमने इसके खिलाफ पर्दाफाश नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम आप भी विलन के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।